बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपना जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हमने जो पिछले सेशन में हमने कैलकुलेट करना सीखा था, प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट करना सीखी थी मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड के ज़रिए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड के ज़रिए। उसमें एक क्वेश्चन भी हमने किया था। आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जिससे हमारी जो वो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और इस तरह हमारा ये टॉपिक ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो देखते हैं। मेरे पास स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे टेस्ट यूरो स्टैंडिंग 2 है। ये मैंने आपको असाइन भी किया था और मैंने उम्मीद की थी कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना आगे होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और आज के सेशन के अंदर हम एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक होगा जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट बिटवीन द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड एंड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। कि दोनों कॉस्टिंग मेथड में प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस है वो किस वजह से पैदा होता है, ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह हमारा चैप्टर आज मुकम्मल हो जाएगा। और फिर हम अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इसी चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी हम सॉल्व कर लें, ताकि हमारी इस चैप्टर की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाए और एग्जाम के लिहाज से हम फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। तो चले देखते हैं। टेस्ट यूनिट स्टैंडिंग 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि कंपनी ने, अल्फा कंपनी है, उसने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने की हैं, 2500 यूनिट प्रोड्यूस की हैं। उसमें से 2300 यूनिट बेच दिए हैं। और यहीं से ही हमें पता चल रहा है कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 200 यूनिट्स है। ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, लेकिन हमने इसमें डाटे की मुनासबत से जो है ना वो असेस कर लिया है कि अगर प्रोडक्शन 2500 यूनिट है और यूनिट सोल्ड जो है वो 2300 है, तो इसका मतलब 200 यूनिट बच गए हैं। जो बचे हुए यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री। और हमारे सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री 0 यूनिट्स हैं। इट मीन्स कि हमारे जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो बिल्कुल नहीं पड़ी हुई। मजीद डाटा, फाइनेंशियल डाटा लिखा हुआ है, वो कहता है कि जी यूनिट सेलिंग प्राइस 90 पर यूनिट है। ठीक है ना। 90 पर यूनिट जो है ना वो हमारी सेल्स प्राइस है। फिर वो यूनिट कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के ऊपर हमने कितने पैसे रुपए खर्च किए हैं, $15 खर्च किए हैं। डायरेक्ट लेबर एक यूनिट के ऊपर $18 खर्च किए हैं। और सॉरी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 12 है। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 30। और इसी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को हम OAR भी कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। और आखिरी चीज है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। ये आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसको वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस को हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। फर्दर लिखा हुआ है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड वर 52,500। जो 52,500 हैं ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। एंड फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो आपके कितने हैं, 13,500। अच्छा, ये बात यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जब ये अलहदा से दे देता है और एज ए होल अमाउंट की सूरत में दे देता है, तो ये अमूमन ये अमाउंट जो है वो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाते हैं। ठीक है। और ऊपर जो पर यूनिट के लिहाज से आपको दिया हुआ है, ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट है, OAR है। ठीक है। और जब कभी भी OAR पर यूनिट की सूरत में दिया हो तो वो आपका क्या होता है, एस्टिमेटेड ओवरहेड होते हैं। और जो एज ए होल अमाउंट दी होती है वो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कहलाते हैं। और इन्हीं दोनों को कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि ओवरहेड अप्लाइड अप्लाइड ओवरहेड जो है वो ओवर है या अंडर है। ठीक है। और फिर बाद में उसकी जो है ना वो रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि जी अगेन प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड के जरिए भी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के जरिए भी। हम तरतीब से ही इसको हल कर लेते हैं। दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो हम अब हम बनाते हैं। चलें जी। तो देख लें, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट के जरिए हम इसको बनाते हैं। सेल्स हमारी कितनी है, 2300 यूनिट। ठीक है। क्या करेंगे, 2300 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 90।
ये हो जाएगा आपका 2300 मल्टीप्लाई बाई 90, 207,000, 207,000। हमारी टोटल सेल 2,07,000। उसके बाद वो कह रहा है कि जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी जीरो है, फिलहाल हम इसको जीरो लिख देते हैं या डैश लगा देते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन के अंदर ये देखा है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वेरिएबल की बात करें तो एक आपकी है वेरिएबल 15, 18 और 12। ये तीन किस्म की कॉस्टें जो हैं ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा 15 और 18 33, 33 और 12 45। 45 आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है ना वो कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 2500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2500 ज़रब 45 कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको फर्दर देख समझने में आसान। 2500 मल्टीप्लाई बाई 45। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मार्जिन कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। और मार्जिन कॉस्टिंग मेथड में हमने वेरिएबल कॉस्ट लेनी होती है। तो जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं मल्टीप्लाई बाई मार्जिन कॉस्ट, वो है 45, और ये बन जाएगी 1,12,500। ये कितनी बन जाएगी, 1,12,500। ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इसमें से माइनस कर दें। देखिए ये लिखा भी हुआ है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 200 यूनिट है। और ये 200 यूनिट भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 45। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 45। तो प्रोड्यूस किया है हमने 2500 यूनिट और बेचे हैं हमने 2300, तो जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 45, ये हो जाएंगे 9,000। जब ये 1,12,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। और वो कितनी आ जाएगी देखते हैं, 1,12,500 माइनस आंसर, ये हो जाएगा 1,03,500। ये आपकी 1,03,500 यहाँ पे आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सेल्स में से 1,03,500 माइनस करेंगे तो आपका फिगर आ जाएगा 2,07,000 माइनस 1,03,500, तो बाकी बचेगा 1,03,500 ही बच जाएगा। आपने यहाँ पर इसको माइनस करके बाकी अमाउंट लिख देनी है। बाई चांस बाकी बच जाने वाली अमाउंट भी जो है ना वो सेम ही है। और हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की थी वो भी 1,03,500 है, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट भी 1,03,500 है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1,03,500 में से भी एक और चीज माइनस करेंगे, वो है आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जितने यूनिट बेचे हैं उतने यूनिट के हिसाब से आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करनी है। अब जरा देखें, मैं क्वेश्चन की तरफ वापस लेके जाता हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। यहां पर देखें, कहीं पर लिखा होगा, हाँ ये आपकी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ये लिखे हुए हैं। ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं और ये 1 रुपया पर यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 रुपये पर यूनिट के लिहाज से इसको माइनस कर देंगे। देखिए 1 रुपये पर यूनिट के लिहाज से माइनस कर दिया। अब ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 2,300 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये भी बन जाएगा 2,300 बन जाएगा। अब आपने जो है वो 1,03,500 में से मजीद 2,300 रुपये माइनस कर देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। -2,300, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1,01,200। आपका एक्चुअली कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 1,01,200। ठीक हो गया। अब यहां पर आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग आपको याद आ रही होगी कि मैंने फार्मूला बताया था कि टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करनी है। तो चाहे वो वेरिएबल एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के हों चाहे वो सेलिंग के हों,
सारे जो है ना वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने माइनस करने हैं। हमने सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं। ये वाला जो फिगर है ये आपका प्रोडक्शन का वेरिएबल एक्सपेंस है, और ये वाला जो फिगर है ये आपका सेलिंग का वेरिएबल एक्सपेंस है। तो हमने ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना वो माइनस कर दिए हैं, और मेरी वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आंसर बचता होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। सिंपल कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कह सकते हैं। अब क्या करना है आपने, वो कहता है कि जी अब माइनस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्चुअली जितनी फिक्स कॉस्ट इनकर की है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जिस तरीके से आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने से पहले दोनों किस्म की वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, इसी तरीके से यहां पर जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो दोनों किस्म की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। और दोनों किस्म की फिक्स कॉस्ट माइनस करने का मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है और एक सेलिंग की फिक्स कॉस्ट है। आप जरा देखिए अपने सवाल के अंदर, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी दी हुई है ये देखें जरा। आपकी प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट दी हुई है 52,500, और आपकी सेलिंग की फिक्स कॉस्ट दी है 13,500। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। बल्कि मैं यहाँ पर इसको वर्किंग वन का नाम दे देता हूँ। वर्किंग वन है, और यहाँ पर लिखूंगा फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट की भी हेडिंग बनाने के बाद फिर मैं लिखूंगा प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है, वो कितनी है, प्रोडक्शन की कितनी है, 52,500। ठीक है। और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट कितनी है, 13,500। ठीक है। तो अब 52,500 जमा 13,500, दोनों को मिला के कितना हुआ, 52,500 जमा 13,500, ये टोटल हो जाएगा 66,000। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और ये टोटल हो जाएगा 66,000। और यही 66,000 उठा के हमने जो है वो माइनस कर देना है यहाँ से। ये 66,000 हम माइनस करें, जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 1,01,0200 माइनस 66,000। तो ये आंसर आ जाएगा 35,200। आपका नेट प्रॉफिट का आंसर कितना आएगा, 35,200। चले ये अब अपना टैली कर लें, जो मैंने आपको असाइन किया था। आपने भी खुद सॉल्व किया होगा, कोशिश की होगी, लेकिन जहां जहां पर अगर आपका जो है ना वो क्वेश्चन सही है उसको टिक कर लें, और जहां जहां पर प्रॉब्लम था उसको करेक्ट कर लें, ताकि आपका ये वाला जो सवाल है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये था मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट स्टेटमेंट। और मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि आपका प्रॉफिट इस साल हुआ है 35,200। अब हम इसी डाटे को यूज करते हुए हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी सवाल हल करते हैं, ताकि ये हमारा सवाल जो है वो टेस्ट यूरो स्टैंडर्ड टू जो है ना वो हर यहाँ से कम्प्लीट हो जाए। तो देखते हैं। चलें जी। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हम सवाल देखते हैं। अगेन हमारी सेल्स वही होगी, 2300 यूनिट ज़रब 90, तो हमारी टोटल सेल हो जाएगी 2,07,000। ठीक है। इसमें से हमने लेस कॉस्ट ऑफ सेल करनी है, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी क्या है, जीरो है। ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन जो है ना, हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी 45। एक यूनिट की कॉस्ट है 45। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 2500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 1,12,500। 1,12,500। ठीक है। और फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब। देखिए हमने क्वेश्चन के अंदर अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हैं 30। ये देखें,
ये देखें, ये 30 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये हमने लेनी है। एक यूनिट के ऊपर 30 रुपए हैं, और हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? हमने 2500 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो क्या करेंगे? 30 ज़रब 2500 यूनिट, 30 × 2500 यूनिट्स, और ये हो जाएगा आपका 2500 × 30, ये हो जाएगा 75,000। अब आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 75,000, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ये जो फिगर दिया हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। 1,12,500, ठीक है। और फिर वो साथ ही कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस का निशान जरूर लगा लें, क्योंकि हमने जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। अब देखिए जरा, हमने एक यूनिट जो है ना वो प्रोड्यूस कितने का किया है? 45 वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 75। और हमने हमने 2500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 2300 यूनिट बेच दिए हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 200 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो एक एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 75, ठीक है। और 75, 75 मल्टीप्लाई बाय 200, हमने 200 यूनिट जो है वो बचा लिए हैं। तो 200 यूनिट को हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है यहाँ पे लिखी हुई है, और ये माइनस साइन के साथ लिखी हुई है, तो आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 ज़रब 200, तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। ये 15,000 आप यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखें जरा, ओ आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, ठीक है। आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 1,12,500 है, और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 75,000 है। इन दोनों को जमा कर दें, और इन दोनों को जमा करने के बाद एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, जो बाकी फिगर आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? 1,12,500 जमा 75,000 माइनस 15,000, बाकी जो फिगर आएगा ना 1,72,500, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। 1,72,500, दोबारा देख लें। हमने असल में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सारों को तीनों को जमा कर देंगे, और उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो बचेगा 1,72,500। यही आपकी 1,72,500 जो है, ये क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब आप क्या करेंगे? टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर क्या आएगा? 2,07,000 माइनस आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 34,500। यहां पर आंसर आपका आएगा 34,500। अब हमने एक बड़ी जबरदस्त सी अंडरस्टैंडिंग जो पहले से दी हुई है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। वो कहता है कि जी हमारे सवाल के अंदर अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड है। यहां पर देखें, मैं इसकी वर्किंग कर देता हूं। वर्किंग टू, वर्किंग टू, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ये हम कैलकुलेशन के लिए हेडिंग बना लेते हैं, और यहां पर लिखते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स। ये मैं इसको एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, ए से एक्चुअल, ओ से ओवर, एच से हेड। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे सवाल में दिए हुए हैं 52,500, ठीक है। आप क्वेश्चन को जरा रिव्यू करें तो पता चलेगा हमारे एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? 52,500। उसमें से एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस कर देते हैं, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स
माइनस कर देते हैं। ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब ओवरहेड क्या होता है, इसका अपना फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। ठीक है। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 2500, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और ओ ए आर हमने कितना लिया था, 30 लिया। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 75,000। ठीक है, 75,000। अब जरा देखें कि एक्चुअल की अमाउंट कम है और एब्जॉर्ब की अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिफरेंस आएगा 22,500, ये 22,500 क्या है, इसको क्या नाम देंगे, एब्जॉर्ब ओवरहेड की अमाउंट बड़ी है, एक्चुअल ओवरहेड की अमाउंट छोटी है। तो एब्जॉर्ब की बड़ी होने की वजह से अब इस आंसर का नाम क्या होगा, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे एब्जॉर्ब ओवरहेड ओवर हो जाते हैं, तो ओवर होने की सूरत में ये देखें, ये लिखा हुआ है ओवर। ओवर होने की सूरत में हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है ना, ये देखें, अगर अंडर होता तो ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो फिर माइनस कर देते, अगर ओवर है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 22,500 जो हमारा ओवर एब्जॉर्ब है वो प्लस कर देंगे, और प्लस किस में करेंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट थी 34,500, उसमें हमने ओवर एब्जॉर्ब को जमा कर दिया। अब हमारा एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता हूँ, जमा 22,500, ये हो जाएगा 57,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 57,000। तो ये थी आपकी एडजस्टमेंट अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब के लिहाज से। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो ओवरहेड है वो ओवर एब्जॉर्ब हो गया, और जब ओवर एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जमा कर देंगे और इस तरह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 57,000। अब इसमें से हमने क्या माइनस करना है, लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये बात याद रखें कि जब कभी भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स। वेरिएबल प्लस फिक्स मींस कि सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल भी लेने हैं और फिक्स भी लेने हैं। अब देखें, मैं इधर भी इसकी जो है ना वर्किंग कर देता हूँ W3 के नाम से, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कितनी है, एक यूनिट की 1 रुपया है। ठीक है, तो 2300 जरब एक करेंगे तो ये 2300 रुपये ही बन जाएंगे। जितने यूनिट बेचेंगे ना उसको 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि एक यूनिट बेचने के ऊपर हमारी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 रुपया। और अब हम फिक्स की बात करते हैं, तो फिक्स हमारे सवाल के अंदर 13,500 पहले से दिए हुए हैं, यहाँ पर 13,500 जमा कर देंगे। तो अब हमारे जो है वो टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, या जिसको हम सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं, वो कितने बन जाएंगे, 2,300 मल्टीप्लाई बाई 13,500, ये बन जाएगी 15,800। 15,800। और यहाँ पर हम 15,800 लिख भी देंगे। 57,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 41,200, 41,200। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 41,200, और अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आएगा 35,200। ठीक है, ये था आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2।
मुझे उम्मीद है कि जो आपने सवाल किया होगा वो भी करीब करीब सही होगा, नहीं तो ज़्यादा अच्छी उम्मीद तो ये है कि सारा ही सही होगा। बस आपके आंसर जो है ना वो मेरे से टैली हो गए होंगे और आपको ये टॉपिक भी बड़ा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखें, ये जो आखिरी टॉपिक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है या इस चीज को प्रोब करने की कोशिश करनी है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 35,200 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 41,200, तो फिर ज्यादातर तो लोग यही कहेंगे ना कि हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, एक इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो मेथड है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट शो करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड जो है वो कम प्रॉफिट शो करता है। अच्छा, अगर कंपनी ने खुद अपने प्रॉफिट को के लिहाज से खुश होना है तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करेगी। लेकिन जो कंपनी ये कहेगी कि यार टैक्स ज्यादा लगेगा, तो फिर वो कौन से लोग खुश होंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज करके खुश होंगे क्योंकि उसमें टैक्स कम लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी जो है ना वो चीजें हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, इसको कैलकुलेट करने के नाम को कि जी हमने इसको कैलकुलेट करना है कि ये डिफरेंस क्यों है और ये डिफरेंस जो है वो इसकी वजह क्या है, तो इसको सारी चीजों को कैलकुलेट करने के नाम को हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको रिकंसाइल करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है और कैसे है और इसको कैसे जो है ना वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलें इस मेथड की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बड़ी टेक्निकल है। आप इसको जब देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगी। चलें जी। जी, ये स्क्रीन पर आपको कुछ हाईलाइट किया हुआ मटेरियल नजर आ रहा होगा और हेडिंग का नाम क्या लिखा हुआ है? रिकंसाइलिंग प्रॉफिट रिपोर्टेड अंडर डिफरेंट मेथड्स। कि वो कहता है कि जी डिफरेंट मेथड्स के जरिए जो प्रॉफिट आप रिपोर्ट करते हैं उसको रिकंसाइल किया जाएगा। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर मजीद हाईलाइट कर देता हूँ। देखें, अक्सर ऐसे होता है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री अक्सर ऐसे होता है कि डिफरेंट होती है। कभी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है, एंडिंग इन्वेंट्री कम होती है, कभी एंड ओपनिंग इन्वेंट्री कम होती है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होती है। और इस तरह जो है वो आपकी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो है वो रिपोर्ट करती हैं। ये बात याद रखें कि जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो और एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, ओपनिंग इन्वेंट्री के कम होने और एंडिंग इन्वेंट्री के ज्यादा होने की वजह से आपको ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो होगा। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं आपको कि यही बात उलट कर देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो एंडिंग इन्वेंट्री कम हो, तो फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो होता है। ये दो बातें, दो अलग अलग बातें मैंने आपको बताई हैं। अब इन्हीं अलग अलग बातों को जो है ना वो हम थियोरेटिकल तौर पर भी पढ़ेंगे और इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर जो है वो छोटी है और एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर बड़ी है, तो ये कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि दो मेथड्स में से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, इन दोनों मेथड्स में से प्रॉफिट किसका ज्यादा शो होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा। और अगर यही कॉम्बिनेशन डिफरेंट कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है एंडिंग इन्वेंट्री कम है, तो फिर इस कॉम्बिनेशन की वजह से कौन से मेथड का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा? मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा। ठीक है, और अगर मैं ये कहूं कि जी ये वाली बातें जो है ना वो कहाँ पे हम किस तरह प्रूव करते हैं, तो उसको हम एक फार्मूले के जरिए हम प्रूव करेंगे। थोड़ी सी बातें मैं हाईलाइटेड आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको ये बातें जो है ना वो समझ आ जाए। वो कहते हैं व्हेन द इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड, देन
प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कहते हैं कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री डिफरेंट होंगी तो प्रॉफिट का लेवल क्या होगा एब्जॉर्प्शन को और मार्जिनल का। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि इफ द इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिव द हायर प्रॉफिट। वो कहता है कि अगर इन्वेंट्रियां बढ़ जाती हैं, बढ़ने से क्या मुराद हुआ, ओपनिंग के मुकाबले में एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर अगर बड़ी होगी तो फिर किसका प्रॉफिट का फिगर ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फिगर ज्यादा होगा। मैंने भी यही बात की है आपको कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो कौन से मेथड का प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट शो होगा। अच्छा, अब वो बता रहा है कि इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है दिस इज बिकॉज फिक्स ओवरहेड हेल्ड ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री आर कैरीड फॉरवर्ड देयर बाई रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सेल टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता है कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत चूंकि हम फिक्स ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर ज्यादा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस होगी एज ए क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पर। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पर माइनस होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट छोटी हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट छोटी हो जाएगी तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ये थी बेसिक वजह कि जिसकी वजह से जो है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा शो होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो कहता है कि इफ द इन्वेंट्री लेवल डिक्रीजेस, तो कहता है कि अगर इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज करने से क्या मुराद है, ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर बड़ी होगी, एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर छोटी होगी, तो फिर ये डिक्रीज ही करेगा ना। ओपनिंग के मुकाबले में एंडिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग गिव द हायर प्रॉफिट। अब वो कहता है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर बड़ी है, एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर छोटी है, तो फिर किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का। यही बात मैंने शुरू में आपसे की थी कि जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री जो बढ़ जाती हैं और एंडिंग इन्वेंट्री घट जाती हैं तो फिर अब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट की फिगर बड़ी होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले में। वो कहता है कि इसकी वजह क्या है, दिस इज बिकॉज फिक्स ओवरहेड ब्रॉड फॉरवर्ड इन ओपनिंग इन्वेंट्री आर रिलीज्ड। वो कहता है कि जितना ज्यादा ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, जिस वक्त अगर एंडिंग इन्वेंट्री उसके मुकाबले में कम है तो इसका मतलब वो बिक जाएगी, वो इन्वेंट्री बिक जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बिक जाएगी। बिक जाने से आपके पैसे जो है ना वो वापस मिल जाएंगे। जब वापस मिल जाएंगे तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। ये वाली बातें आपने जो है ना वो नोट डाउन करनी है। इसी के जरिए हम ये वाला सवाल एक हल करते हैं ताकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है ना हम हल करते हैं। अ कंपनी कमेंस्ड बिजनेस इन मार्च फर्स्ट मेकिंग वन प्रोडक्ट ओनली। द कॉस्ट कार्ड विच इज एज फॉलोज। कॉस्ट कार्ड ये है। डायरेक्ट लेबर कितनी है पर यूनिट, $5 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल 8 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2 पर यूनिट और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 5 पर यूनिट। और अगर मैं ये कहूं आपको कि जी वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है तो आप कहेंगे 5 + 8 + 2। इसका मतलब क्या हुआ, 15 जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। 15 क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि अगर वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो कितनी है, 15। और अगर मैं कहूं आपको कि फुल कॉस्ट क्या है, और फुल कॉस्ट जो है वो किस मेथड में यूज होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यूज होती है। तो 15 + 5 आपकी फिक्स ओवरहेड है, तो फुल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत वेरिएबल कॉस्ट लेते होते हैं। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15 है। ठीक है, और फुल कॉस्ट जो होती है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लेते हैं। मैं ए सी लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मींस ए सी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल कॉस्ट लेते हैं और फुल कॉस्ट कितनी है, 20 है। ठीक है, चले, अब ये बात याद रखनी है और इसी के जरिए हम जो है वो अपना बाकी सवाल हल करेंगे। अब देखें जरा, चूंकि इस सवाल के अंदर हमने रिकॉन्सिलिएशन करनी है तो हमने सारा सवाल तो हल नहीं करना, हमने सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन करनी है। और रिकॉन्सिलिएशन के लिहाज से हमारे पास डाटा हमारे सामने आ रहा है। वो कहता है कि जी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 15। देखें उसने साबित भी कर दिया कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 15 है। और आपकी फुल कॉस्ट कितनी है, 20 है। ठीक है, ये देखें 15 मार्जिनल कॉस्ट है और 20 क्या है, फुल कॉस्ट है। ये यहां तक हमारी बातें क्लियर है। डिफरेंस इन द कॉस्ट, वो कहता है कि कॉस्ट के अंदर डिफरेंस कितना है, ₹5 का है। और ये ₹5 किसकी वजह से है, फिक्स कॉस्ट की वजह से है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से है। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है दिस मींस दैट ईच यूनिट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री
विल बी वैल्यूड 5 मोर देन अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि जी आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो एंडिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में 5 रुपए ज्यादा शो कर रही होगी, और ये कौन सा मेथड होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड यूज शो होगा। ठीक है ना? वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कैलकुलेट करें ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर भी 5 रुपए ज्यादा होंगे, एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर भी 5 रुपए ज्यादा होंगे। ठीक है? और यही 5 रुपए मार्जिनल कॉस्टिंग की ओपनिंग में और मार्जिनल कॉस्टिंग के एंडिंग में कम होंगे। तो ये बात वो ही लिखना चाह रहा है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं? 2000। कितने बेचे हैं? 1500। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500। अगर मैं कहूं आपको जल्दी जल्दी से जो है ना ये वर्किंग करके दिखाऊं, तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500 यूनिट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो, हाँ ये वर्किंग भी उसने कर दी है। ये सारी वर्किंग जो है ये आपको उसने करके दे दी है। आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500 यूनिट है। ठीक है? अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है ना ओपनिंग इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगी। अब जरा आप कंपेयर करें, जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं आप जरा कंपेयर करें। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? जीरो। आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? वो कितनी है? 500। ठीक है? अब आप जरा इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करें कि ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, तो फिर ये चीज ये शो करती है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट की फिगर बड़ी होगी और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट की फिगर छोटी होगी। ठीक हो गया? और अगर मैं ये कहता कि जी फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री 500 है, एंडिंग इन्वेंट्री जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग इन्वेंट्री के बड़े होने की वजह से और एंडिंग इन्वेंट्री के छोटे होने की वजह से अब प्रॉफिट की स्टेटमेंट जो है ना वो किसकी बड़ी होगी या प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? तो उसका जवाब क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। इन दो बातों को अगर आप याद रख लेंगे तो फिर आपका ये जो रिकॉन्सिलिएशन का टॉपिक है बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा देखें, आगे देखें। वो कहता है कि जिस तरह हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो कितना है? 18,750 है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है? 16,250। ठीक है? अब वो ये कहता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, क्यों है, और इसको टैली कैसे करेंगे? इसको टैली करना मैं आपको सिखा देता हूं। देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि जब कभी भी रिकॉन्सिलिएशन का सवाल आपको हल करना पड़ जाए ना, तो आप क्या करते हैं? दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ए सी लिख रहा हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस मार्जिन कॉस्टिंग, मार्जिनल मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट। क्या लेंगे? डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। 18,750 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, और मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना है? 16,250। तो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2500। ठीक है? 2500। अब ये 2500 दोनों मेथड्स के प्रॉफिट का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किस तरह हमने रिकंसाइल करना है? दिस अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दिस अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एंड इन्वेंट्री, नंबर ऑफ यूनिट एट द एंड, एट द एंड, मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर, मल्टीप्लाई बाई ओ ए आर। ठीक है? अब ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये जो 2500 है,
ये 2500 जो फर्क है दोनों मेथड्स की प्रॉफिट का जो फर्क है, ये किस चीज का प्रोडक्ट है, ये किस चीज का मजमूआ है? इस फार्मूले का मजमूआ है। ठीक है। इस फार्मूले के लिहाज से आपकी एंड इन्वेंट्री कितनी है? 500 यूनिट्स। ठीक है। और आपका ओ ए आर सवाल में दिया हुआ है, और ओ ए आर जो है ना, ये देखिए, ये 5 रुपए सवाल में दिया हुआ है। ये 5 रुपए आपका ओ ए आर है। तो 500 जरा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपने इसका डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करनी है, तो पहले इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और इस डिफरेंस की अमाउंट जो है वो जो कैलकुलेट होगी उसको टैली करना होगा, तो क्या करेंगे? ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री के साथ, इस तरह आपका डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपने एक और फार्मूला मुझसे सीखना है, और वो क्या सीखना है कि आपने एक मेथड के प्रॉफिट को लेना है, उसके जरिए दूसरे मेथड का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे तो आपके सामने दोनों प्रॉफिट के आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम रिकॉन्सिलिएशन करते हैं तो हमेशा एक मेथड के प्रॉफिट को उठा के दूसरे प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाली चीज भी मैं आपको करवाना सिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। मैं यहां पे लिखता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब देखिए, मैंने इसको सोल्यूशन सॉल्व करते वक्त एक मेथड का प्रॉफिट ले लिया ना, तो अब हम इसी के जरिए दूसरे मेथड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लेंगे। 18,750 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। मैं यहां पे लिख देता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको ये बात सिखाई हुई है कि जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। अब मार्जिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? जितना भी डिफरेंस है, जितना भी डिफरेंस है, मैं यहां पर लेता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 500। ठीक है। अब इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ओ ए आर के साथ। अब देखें कि हमने 0 में से 500 माइनस करें तो आंसर कितना आता है? 0 में से 500 माइनस करें तो आंसर कितना आता है? -500 आता है। 0 - 500, आंसर कितना आता है? -500। -500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? -2500। क्या आंसर आ जाएगा? -2500। जब ये -2500 करेंगे, तो अब माइनस करने से अब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16,250। ये 16,250 का मतलब क्या है? कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है। बस इतना सही काम करना था। आपने एक मेथड का प्रॉफिट उठाना है, और उसमें से जो ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री की जो मैकेनिज्म है उसको आपस में से जो है ना वो डिफरेंस लेना है। यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, एंडिंग इन्वेंट्री 500 थी। ओपनिंग में से एंडिंग माइनस करें, तो माइनस करने के बाद आंसर भी माइनस का आता है। माइनस को जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं ओ ए आर के साथ। तो जब ये माइनस का आंसर आएगा तो फिर ये हम माइनस कर देंगे। अगर इधर आंसर प्लस का आएगा तो इधर हम प्लस कर देंगे। ये चीज आपने सिर्फ सीखनी है। ठीक है। और ये बात भी साबित हो गई कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री के मुकाबले में एंडिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी, तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा। देखिए 18,750 है, और एंडिंग इन्वेंट्री का, सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा। तो देखिए ये 16,250 है, ये कम भी है, और ये साबित हो गई है एक बात। ठीक हो गया। ये था रिकंसिलिएशन ऑफ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स, कि इनको टैली करना हमने सीख लिया है। अब एक क्वेश्चन भी है, एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। इस तरह हमारी जो है ना ये प्रैक्टिस मजीद अच्छी हो जाएगी। चलिए।
टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 3। अच्छा, एक छोटी सी मैंने नोट्स की सूरत में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये भी आपको काफी काम देंगी। व्हेन द ओपनिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो कहता है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर बड़ी है, एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर छोटी है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हायर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। पहले तो ये यही बातें मैंने आपको जो है ना वो वर्बली बताई हैं, अब ये वाली बातें जो है ना मैंने आपके सामने रिटर्न शो करवा दी हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर दूसरा दूसरा नोट्स क्या है, व्हेन द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज हायर देन द मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, और एक सवाल करते हैं, टेस्ट स्टार्टिंग 3 करते हैं। इसमें दो सवाल दिए हुए हैं, हम पहले पहले एक सवाल हल करते हैं, फिर दूसरा सवाल हल करते हैं। वह कहता है इन द पीरियड वेयर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5000। एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री की फिगर है 5000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर कितनी है, 3000। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और एंडिंग इन्वेंट्री कम है, तो आप खुद जरा कैलकुलेट करें कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा और एंडिंग इन्वेंट्री कम हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन का कम होगा। ठीक है, आप जरा देख लें। वो कहता है कि जी अ कंपनी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 92,000 पे यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वो कहता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट 92,000 है। तो वो कहता है कि इसी की मदद से आप ये देखें कि आपका OAR कितना है, 9 पर यूनिट है। आपका OAR क्या है, OAR 9 पर यूनिट है। ठीक है, अच्छा, अगर 9 पर यूनिट है, और फिर वो क्या कहता है कि आप आंसर कैलकुलेट करें, कैलकुलेट दी प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। वो कहता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट यूज कैलकुलेट करें। अच्छा, अब जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं जरा। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, क्या कहा था कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, एंडिंग इन्वेंट्री कम हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, तो किसका आंसर ज्यादा होता है, प्रॉफिट किसका ज्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो अब देखें, मैं इसकी वर्किंग करता हूं आपके सामने। ये है जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है हमारे सामने, 92,000। मैं इसी को ही हेल्प लेते हुए सवाल हल कर देता हूँ, 92,000। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त सा फार्मूला है, इस तरह के सवालों को हल करने के लिहाज से आपके लिए एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट सा जो है ना मैंने आपको आपके लिए बना दिया है। आप इसी को ही हमेशा यूज करेंगे और इस तरह जो है सवाल हल हो जाएगा। तो यहां पर देखें, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 5,000। मैं यहाँ पे 5,000 लिख रहा हूँ। ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3,000। ठीक हो गया। और अब हमारा OAR कितना है, 9। यहां पर क्या लिखेंगे, 9 OAR। अब देखें जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, एंडिंग इन्वेंट्री कम है, तो डिफरेंस किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेटर पे लिखें जरा, पहले 5,000 लिखें, फिर उसमें से 3,000 माइनस करें, कैलकुलेटर आपको पॉजिटिव 2,000 का डिफरेंस देगा। ठीक है, अब चूंकि पॉजिटिव है, तो फिर क्या करेंगे, इसी पॉजिटिव अमाउंट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 18,000। ठीक है, 18,000। अब देखिए जरा, अगर 18,000 है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, आपने इसको जमा कर देना है। पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, जमा कर देंगे। जब जमा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 92,000 जमा 18,000, 1,10,000 आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे 1,10,000। और ये जो 1,10,000 है, ये किसका प्रॉफिट शो कर रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट शो कर रहा है। ठीक हो गया। और उसने कहा भी था कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएं। टेक्निक क्या याद रखनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, एंडिंग इन्वेंट्री कम है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे OAR के साथ, और OAR के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जमा करेंगे, क्योंकि डिफरेंस भी प्लस का शो कर रहा है, तो जमा करेंगे। और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा है,
तो OAR से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस माइनस का है तो उसको हम माइनस करेंगे। ये हो गया हमारा पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमने ए रिक्वायरमेंट हल कर दी, इसे नोट डाउन कर लें। और ये बात भी साबित होगी कि वेन एवर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द एंडिंग इन्वेंट्री, द रिजल्टिंग प्रॉफिट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी ग्रेटर देन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, और यही असूल जो है वो उलट हो जाएगा जब ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी और एंडिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी। आइए जरा एक और सवाल करते हैं और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। चलें जी, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बल्कि मैं एक और जो है ना वो आपको जगह पर, चलें यहीं पे हल करके दिखा देता हूँ। हमारे पास अब दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट। दूसरी रिक्वायरमेंट में देखिए जरा, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग लिख लेते हैं। ठीक है, और 62,100 है। ठीक है, 62,100। चलें जी, ये तो है हमारा गिवन डेटा। अब देखें जरा, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 8500 यूनिट, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 6750 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 8500 यूनिट, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 6750 यूनिट। 6750 यूनिट। ठीक है, और हमारा OAR कितना है? 3 है इस सवाल के अंदर। क्वेश्चन बी में हमारा OAR कितना है? 3 है। ठीक हो गया। अब देखें जरा, मैंने कहा था कि अ, जब कभी भी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो, एंडिंग इन्वेंट्री कम हो, और तो फिर क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा शो करेगा, और एंडिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करें, और माइनस करने के बाद आंसर OAR से मल्टीप्लाई करें, तो ये हम क्या कर देंगे? इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंस जरा कैलकुलेट करते हैं। 8500 माइनस 6750 जरब 3, आंसर आ जाएगा 5250। हमने क्या करना है? 5250 रुपये यहां से माइनस कर देंगे। 5250 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? अगर यही अगर प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का होता, और ये ओपनिंग इन्वेंटरी ज्यादा होती, एंडिंग इन्वेंट्री कम होती, तो प्लस करते। और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग से सवाल स्टार्ट करेंगे तो वो सारे के सारे असूल जो है वो उलट हो जाएंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के आंसर जो है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो है ना वो मेथड से डिफरेंट असूल। अब मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट लिया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आंसर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हमारे ये सारे के सारे असूल जो है वो उलट हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या होगा? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 62,100 माइनस 5250, आंसर हो जाएगा 56,850। 56,850। अब देखें, ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी कर रही है। व्हेन द क्लोजिंग इन्वेंट्री is higher than the opening inventory, absorption costing profit is higher, and when the opening inventory is greater than the closing inventory, ये देखें ये स्टेटमेंट पूरी कर रही है। when the opening inventory is greater than the closing inventory, marginal costing profit will be higher than the absorption costing। देखें, marginal costing का profit higher है और absorption costing का profit lower है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट वो बी पे पूरी कर रही है, और ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वो भी इसी पे पूरी कर रही है। ठीक है,
तो ये इस तरह आप जो है ना वो कर लें। और भी प्रैक्टिस आएगी जब मैं आपसे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, और एमसीक्यूज की जो है ना जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम एमसीक्यूज का जो है ना वो सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें भी इसकी प्रैक्टिस काफ़ी सारी आएगी, और इंशाल्लाह आपकी ये प्रैक्टिस मजीद आपके पेपर के तैयारी के लिए काम आ जाएगी। चले नेक्स्ट सेशन के लिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।